एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए जहां दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो वहीं खबर यह है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ अब सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी एडमिशन को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है। बहुत जल्द ये गाइडलाइन भी ओपन हो जाएगी। पूरा प्रोसेस क्या है नर्सरी में एडमिशन का, पेरेंट्स क्या तैयारी करें, किन किन स्कूलों में भरें, फॉर्म भरते हुए गलतियां ना करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद कमलजीत खुंगर जी हैं। खुंगर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आपसे आखिरी बार बात हुई थी तब आपने कहा था कि देखिए नर्सरी का भी प्रोसेस शुरू होना चाहिए, कम से कम एडमिशन हो जाए बच्चों को, भले ही क्लासेस बाद में शुरू हो जाए। अब वो घड़ी आ गई है। सर, एक तो जानना चाहेंगे कि स्कूलों की तैयारी क्या है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद डिले होगा एडमिशन या स्किप हो सकता है। स्कूलों की तैयारी एडमिशन को लेके तो हमेशा से ही रही है, क्योंकि ये सारा एडमिशन पहले भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेवल्स पे होता था। तो ऑनलाइन लेवल पे तो स्कूल्स पहले भी तैयार रहते थे। दिल्ली में तो स्कूल्स रहते थे, प्राइवेट स्कूल्स, तो चाहे हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना या किसी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू, बट ऑनलाइन लेवल को लेके वो पोर्टल्स रेडी हैं। और आई थिंक 18 से जो शुरू होना है उसके लिए सब क्लियर्ड अप हैं। तो वो तैयारी उस लेवल पे तो है। और जहाँ तक क्लासेस का सवाल है, वो एनीवेज क्लासेस का तो अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं छोटी क्लासेस शुरू करने का। बड़ी क्लासेस चल ही रही हैं, 9 to 12 तक क्लासेस चल रही हैं। तो अपनी तरफ से स्कूल्स आई थिंक रेडी हैं, क्योंकि वैसे भी एडमिशन के बिना तो सर्वाइवल भी मुश्किल है, तो एडमिशन तो इमिनेंट है ही। जी सर, 18 से प्रोसेस शुरू होगा और ये कहा जा रहा है कि 20 और 25 मार्च को जो लिस्ट है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों की तैयारी पूरी है, लेकिन पेरेंट्स देखा जाता है कि हर साल कंफ्यूजन में रहते हैं, कहाँ फॉर्म भरे, क्राइटेरिया क्या होगा, डिस्टेंस, सिबलिंग। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि फॉर्म भरते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतें ताकि उनके बच्चे का एक प्रॉपर अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। जी देखिए, जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हर बार हर स्कूल अपने बेसिस पे क्राइटेरियाज फिक्स कर सकता है, और वो क्राइटेरियाज पे ही पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे क्या पॉइंट स्कूल एलोकेट कर रहा है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि उनको हम नहीं रख सकते, जैसे इनकम का क्लॉज, पेरेंट्स की इनकम का पूछना, या ये क्राइटेरियाज नहीं रखे जा सकते। लेकिन बाय एंड लार्ज जो भी क्राइटेरियाज हैं, जिसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। बच्चे के अगर भाई बहन पढ़ रहे हैं स्कूल में तो वो एक क्राइटेरिया होता है, और उसी के हिसाब से मार्क्स एलोकेट होते हैं। गर्ल्स चाइल्ड का क्राइटेरिया, तो ये होता है। तो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, बट मोर और लेस डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेबरहुड स्कूल और 5 किलोमीटर्स के अंदर आने वाले बच्चों को प्रेफरेंस डेफिनेटली दी जाती है, और ज्यादातर स्कूल इस क्राइटेरिया को मैक्सिमम पॉइंट्स पे एलोकेट करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी सब स्कूल्स की वेबसाइट पे ये सब आ जाएगी डिटेल्स, 18 तक सब लोग अपलोड कर ही देंगे। तो अपने नजदीक के स्कूलों में सबको देख के और उसी ढंग से उनको फिल करना चाहिए फॉर्म को। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो क्राइटेरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स को काम भी करना चाहिए। एक सर, पेरेंट्स के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, पेरेंट्स को किस किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो जिनकी जरूरत पड़ती है एडमिशन के टाइम में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि स्कूल जो पेपर मांगता है वो पेरेंट्स के पास कई बार नहीं होते या फिर मिसमैच होते हैं। उससे बचने के लिए अभी से आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, बच्चों का नर्सरी क्लास के एडमिशन्स जहाँ तक कंसर्न है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आ ही जाती है। बाकी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में होना ज़रूरी होता है इस समय। जब बच्चों का रेजिडेंशियल प्रूफ भी, ताकि क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी सारे इस बेसिस पे मिले होते हैं कि आप किस एरिया में और क्या आपका डिस्टेंस है स्कूल से। तो रेजिडेंशियल का एक जेन्युइन प्रूफ, एक एक्चुअल प्रूफ, और हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा बच्चों के एडमिशन के समय इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कि बच्चे को प्रॉपर्ली इम्यूनाइज किया हुआ है कि नहीं, वो सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं कि नहीं, बच्चों की हेल्थ को लेके वो क्राइटेरिया। इसके अलावा बच्चों के पेपर्स की और जरूरत नहीं होती नर्सरी क्लास के एडमिशन के लिए। जी, अगर कोई किराए पर कहीं पर रहता है और उसके पास जो आईडी प्रूफ है वो दिल्ली से बाहर के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर सकता है? क्या उसको एडमिशन मिलेगा दिल्ली के स्कूलों में? अगर उनका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। बट रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हमने प्रॉपर ऑथराइज नहीं कराया हुआ। तो
तो अगर वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लेके आते हैं तो वो भी उतना ही वैलिड प्रूफ है जितना किसी भी और रेजिडेंशियल प्रूफ को हम मानते हैं। जी, एक सर सवाल ये था कि 75% ओपन सीट के अलावा जो 25% सीट्स है ईडब्ल्यूएस और डीजी की जो फ्री कोटा सर होता है, उसका प्रोसेस बाद में शुरू होता है। जी जी। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का वहां एडमिशन नहीं हो पाता है, तब उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है। जी जी। इनफैक्ट ये वाला प्रोसेस क्योंकि अब सब डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखता है और जो ड्रॉ निकलते हैं वो भी डिपार्टमेंट अपने आप निकालते हैं, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स का। और उस केस में हर स्कूल की सीट्स का एलोकेशन, जो नंबर ऑफ सीट्स पिछले 3 सालों में जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसी भी स्कूल ने ओपन किया नर्सरी का, उसको बेसिस बनाया जाता है ईडब्ल्यूएस की सीट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि टोटल सीट का 25% होता है। तो हर 4 में से एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है। तो इसको बाद में क्योंकि डिपार्टमेंट इस ड्रॉ को निकालते हैं और डिपार्टमेंट ही बच्चों को एलोकेट करते हैं, तो लास्ट ईयर तक का तो इस तरह का रिकॉर्ड रहा कि बच्चों को मिल जाते हैं स्कूल्स, बच्चे उन स्कूल्स में एडमिट भी हो जाते हैं और कुछ जगह पे सीट्स वेकेंट भी रह जाती हैं। तो प्रॉब्लम वहां तो नहीं मुझे आती हुई दिखती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो काफी रोबस्ट सिस्टम बना हुआ है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है और बच्चों को उसमें ठीक से एलोकेट कर भी देते हैं। और अब तो गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह के स्पेशल एजुकेटर्स के अपॉइंटमेंट के बाद वहां पर भी पूरी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। तो कहीं पर अगर कोई बच्चा रह भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास अपनी बैंडविड्थ भी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जहां वो अकोमोडेट कर लगते हैं बच्चों को। तो बस इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इन पेरेंट्स को जो वहां जाके अपना फॉर्म, अब तो वो ऑनलाइन ही सारा कुछ अवेलेबल होगा, थोड़ा सा चाहे इनको, कई बार पेरेंट्स इस बैकग्राउंड से होते हैं कि ऑनलाइन चीजों से थोड़ा रिफ्रेन करते हैं, इस वाली बात में थोड़ा सा उस बारे में उनको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन फॉर्म को भी फिल कर सकें। अदरवाइज इस मामले में तो गवर्नमेंट ऑफलाइन भी फैसिलिटी ओपन करके रखती है जहाँ डिपार्टमेंट में जाके वो हेल्प मिल सकती है उनको। जी सर, बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे उनके इंटरव्यू क्या इस बार आप लोग ऑनलाइन लेंगे या स्कूलों में भी बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा सब चीज? क्या प्रोसेस क्या रहेगा इस बारी? नर्सरी का तो दिल्ली में जहां तक एडमिशन का सवाल है ना जी, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना अलाउ ही नहीं है। ये सारा का सारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ही होता है और बच्चों का उसी ढंग से सिलेक्शन होता है। तो पेरेंट्स को यस वैसे स्कूल में आके अपने बच्चे के स्कूल को देखना, समझना, ओरिएंटेशन के समय मिलना, ये सब चीजें हेल्प करती थी, बट वो उसके लिए अब सारा का सारा वर्चुअल टूर ही स्कूल का होगा, जो स्कूल की वेबसाइट से भी आप नेविगेट करके देख सकते हैं स्कूल में किस तरह की फैसिलिटीज हैं, बच्चा किन किन क्लासेस में पढ़ेगा। तो अभी तो वो वर्चुअल ही रहेगा क्योंकि इकट्ठे पेरेंट्स को बुलाना नहीं पॉसिबल अभी स्कूल में इन नॉर्म्स के चलते। बट आने वाले टाइम में आई थिंक छोटे छोटे ग्रुप्स में पेरेंट्स आके और उनके साथ जब एक बार ये प्रोसेस शुरू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और जो फाइनल पेरेंट्स होंगे जो लिस्ट में आएगा जिनका नाम, वो छोटे छोटे बैचेस में आके स्कूल को देख भी पाएंगे, भी कर पाएंगे टीचर्स के साथ। जी सर, ये बातचीत हुई नर्सरी एडमिशन को लेकर, क्योंकि नर्सरी के साथ साथ केजी और फर्स्ट के एडमिशन भी शुरू हो रहे हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या है, तो बड़ा एज को लेकर पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि 3+ नर्सरी, 4+ केजी और 5+ फर्स्ट पे बच्चा जाता है। इसके साथ साथ सर 1 साल लगभग बच्चा घर में रहा ड्यू टू कोविड, तो उसका क्या टेस्ट होगा, क्या तैयारी है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, थोड़ा उस बारे में सर डिटेल से बताइए। देखिए अभी तक ये क्राइटेरिया यही चल रहा था 3+, 4+, 5+ इस तरह से, बट अगर देखा जाए तो एनईपी की रिकमेंडेशन के बाद ये प्रोसेस भी चेंज होगा जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है 7 साल तक के लिए, कि प्री नर्सरी से लेके और सेकेंड तक बच्चा, इस एज ग्रुप के बच्चों को शुरू में इनिशियल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देने का। तो इस पे तो अगले साल से जैसे एनसीएफ की रिकमेंडेशन आने के बाद एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा एडजस्ट होगा, बट अभी जो भी चल रहा है, जो पहले तक चल रहा था, जैसे 3+ के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन के लिए, और ज्यादातर स्कूल्स जो सीनियर सेकेंडरी अलॉटेड है वो नर्सरी से ही शुरू करते हैं अपने स्कूल को, तो वो बच्चों का आना, इन बच्चों के लिए तो जो नर्सरी में आएंगे डेफिनेटली इनके लिए तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वो है ही उनकी एज इस समय स्कूल में आने की, फर्स्ट टाइम ही आना है। वो बच्चे और सालों में भी आते हैं तो घर से सीधा स्कूल में ही आते हैं 3+ के बच्चे। बट हाँ, जो बच्चे लास्ट ईयर एडमिट हुए स्कूल्स में और जो नर्सरी की जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, उनके लिए उनको मेन स्ट्रीम में लेना जब भी स्कूल शुरू होंगे, वो कब हम ले पाएंगे, किस समय हम उस चीज को, क्योंकि अभी भी उन बच्चों का ऑनलाइन ही कंटिन्यूशन रहेगा, वो अभी एक दिन के लिए भी स्कूल में इन पर्सन आके उन्होंने अटेंड नहीं किया स्कूल को, तो उनके साथ तो डेफिनेटली थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा ये, और जब वो स्कूल में आ पाएंगे तो उनको मेन स्ट्रीम करना स्कूल में। लेकिन बाकी बच्चों के साथ तो आई थिंक नया एक्सपीरियंस होगा। और जहां आप कह रहे हैं कि उनको घर पे तैयारी कैसी रही होगी,
जहां ऑनलाइन क्लासेस चलती नहीं है। दिल्ली से दूर दराज इलाकों में ये प्रॉब्लम रही है, जहां इंटरनेट नहीं था वहां बच्चों का ये गैप ईयर कैसे कॉम्पनसेट होगा, इस स्कूल के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। बट जहाँ क्लासेस चलती नहीं है वहाँ आई थिंक बच्चे कुछ तो टच में रहे हैं टीचर्स से भी, वर्क से भी अपने, और उस तरह की चीज़ों में भी, एक्टिविटीज़ के साथ भी। तो बट आई मीन वी डोंट हैव अ चॉइस, अब जो हुआ है उसको तो नहीं चेंज कर सकते, बट अब जो भी पोजीशन आएगी बच्चों के साथ कैसे वन ऑन वन बेसिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तो आई थिंक हम सब लोग तैयार हैं ही करने के लिए। सर एक सवाल ये था कि कुछ पेरेंट्स ये प्लान कर रहे थे कि वो पूरा एक साल बच्चा उनका घर में रहा है और बच्चे की एज अगर 4+ भी है, तो कुछ पेरेंट्स का ये मानना है कि क्यों ना बच्चे को एक क्लास पीछे एडमिशन करवा दीजिए, करवाना चाहिए, जबकि 4+ है, केजी में जाएगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि वो उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाया, तो क्यों ना वो अपने बच्चे को नर्सरी में डाल दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक सवाल। दूसरा ये, क्या पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए? आपकी राय क्या है इस पे? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ जी, ये जो शुरू में एजुकेशन है ये बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी इसी पे बेस्ड होती है। बच्चे को बेसिक लेवल पे लेटर्स, अल्फाबेट्स और इसी तरह से नंबर्स, इनकी समझ बननी चाहिए। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे तैयारी की जाती है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड, बच्चों को टीचर के साथ कनेक्शन के बेसिस पे, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ इस बेसिस पे ना हो कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बट बच्चे का मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए अगर बच्चा घर पे भी है तो पेरेंट्स के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे, बच्चों का इमोशनल लेवल पे एक अच्छा कनेक्ट बना रहता है। तो अगर वो चीज वहां कॉम्पनसेट हुई है तो सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे जो न्यूमरेसी लिटरेसी है उसको अगर 2-3 महीने बच्चों के साथ अगर समर ब्रेक में भी स्कूल्स काम कर सकें, हम लोग जिसमें ये प्रोविजन रख के चल भी रहे हैं कि उन बच्चों के साथ अगर अलग से काम कर सकें, तो 1 साल डिले करने की जरूरत नहीं है, बच्चा एलिजिबल हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में भी जुलाई से करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, हाँ, तो थोड़ा सा देख के चलें, तो अगर आप देखेंगे ना स्कूल का करिकुलम भी आधा दिन अगर बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए होता है तो आधा दिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होता है। तो वो इमोशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट तो एनीवेज पेरेंट्स के साथ घर पे भी बच्चों का केटर होता है। बच्चे बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और रहे हैं, तो कॉग्निटिव लेवल पे थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट के साथ 2-3 महीने में वो कवर हो सकता है जो बच्चों ने मिस किया है। मेरा ही मानना है कि बच्चों का साल डिले नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल ये था कि हर साल आरोप लगते हैं प्राइवेट स्कूलों पे धांधली के, एडमिशन के नाम पर, मोटी फीस, डोनेशन, ये सब चीज के। क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? इसकी तो कोई गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? कहाँ शिकायतें कर सकता है? किस तरह से अपनी बात को उठा सकता है? यहाँ पर एडमिशन को लेके स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी पर्टिकुलर है इस बात के कि इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह की मॉल प्रैक्टिसेस नहीं हो यहाँ पर, और ठीक से एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो सके। और इस तरह की बात एक्चुअली कुछ टाइम पहले चीफ मिनिस्टर कह भी रहे थे कि हम बाकी सारी चीज़ों में ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से मैनेज करें चीज़ों को, बट पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह से इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने शेयर किया हुआ एडमिशन से रिलेटेड है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। इनफैक्ट अदरवाइज हर जोन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर वो हेल्पलाइन नंबर डिस्प्लेड भी होता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, जहां पर अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी करते हैं, इवन ईमेल भी करते हैं, तो स्कूल से उस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। और काफ़ी डी नॉमिनीज भी अब जिस तरह से एक्टिव हैं, क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल के नॉमिनीज को आसपास के प्राइवेट स्कूल्स का उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट होती है तो आई थिंक वो काफ़ी प्रॉम्प्टली एड्रेस होती है। तो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ भी रही है, और कहीं ऐसा होता है तो पेरेंट्स के पास काफ़ी चैनल्स हैं जहां पर वो इन बातों के लिए एड्रेसल के लिए जा सकते हैं। गड़बड़ी की आशंका बहुत कम है, आप ये कहना चाह रहे हो। और अगर किसी को लगता है गड़बड़ हुआ है उसके साथ तो शिकायत कर सकता है, तमाम प्लेटफॉर्म उसके लिए मौजूद भी हैं। एक आखिरी सवाल, कोविड के दौरान जो कुछ हुआ सबने देखा, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम हो या फिर अर्निंग हो, सब कम हुई है, तो ऐसे में पेरेंट्स स्कूलों से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार फीस थोड़ी कम रहे। क्या इसके लिए स्कूल तैयार रहेंगे? क्या ऐसा कुछ सरप्राइज स्कूलों की तरफ से मिलने वाला है? स्कूल एक्चुअली फी को लेके, देखिए ये जो ट्यूशन फी वाला फैक्टर है, ट्यूशन फी को अगर हम देखें ना तो ट्यूशन फी मेजरली एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को कवर करते हैं, जो टीचर्स और एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए अमाउंट जाता है, और जो अमाउंट उसमें होता है बाकी वो रिजर्व ग्रेजुटी और लीव एनकैशमेंट वो भी टीचर्स की उसके लिए होता है, पोस्ट रिटायरमेंट सर्विसेज पे देने के लिए। तो इसमें
जो इस पे अभी बात भी चल रही थी, स्कूल के एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंटल चार्जेस और कोई भी चार्जेस के लिए अलाउ नहीं था, और इसीलिए स्कूल्स ने ट्यूशन फी पे ही काम किया और ट्यूशन फी से सारे खर्चे मैनेज किए। राजस्थान में उन्होंने 30%, जब इस बात का गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया उनको, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि आप कम लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को रिक्वेस्ट किया कि स्कूल ट्यूशन फी के बिना तो नहीं चला पाएंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आया। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल, मैं खुद भी नहीं कहूंगा कि नहीं, ट्यूशन फी को लेके इस बात की हमें डिमांड करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बात है कि इसको मैनेज करना और इससे सारे स्टाफ को मैनेज करना, जैसे पेरेंट्स के लिए दिक्कत आई है वो टीचर्स के लिए भी दिक्कत आई, और जब पेरेंट्स फी नहीं दे रहे थे तो टीचर्स को भी सैलरी देना मुश्किल होता जा रहा था। तो एक लिमिट तक उस चीज को देखा जा सकता था, बाकी खर्चों को मैनेज किया जा सकता है, बट सैलरी में तो जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम है वो फिर टीचर्स को भी प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक कि ट्यूशन फी को लेके मैं ये बात कहूंगा कि किसी भी तरह की रियायत या डिस्काउंट या उसमें कंसेशन की गुंजाइश है। ट्यूशन स्कूलों फी की को अपनी जिम्मेदारी है स्टाफ को लेकर, अपने खर्चों को लेकर, तो ऐसे में कोविड के दौरान स्कूलों के सामने भी समस्याएं पैदा हुई है, तो ऐसे में बहुत बड़े सरप्राइज की उम्मीद शायद प्राइवेट स्कूल से कर पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुंगर साहब, आपसे बातचीत के लिए। आपने नर्सरी एडमिशन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद यही है कि पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आपके जवाब के माध्यम से सॉल्व भी हो गई होगी। शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए।